हेलो बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 9 बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर में आप लोग देख रहे हैं कि हम आज लेक्चर 1 रिकॉर्डेड कर रहे हैं और मैं आप लोगों को हैंड राइटिंग नोट्स के साथ ये लेक्चर को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप लोगों के हैंड राइटिंग नोट्स भी देखिए, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला बायोमोलिक्यूल चैप्टर के बारे में। आप देख रहे हैं कि हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। आप कंप्लीटली साइलेंस जगह में हो जाइए और हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हम सबसे पहले देखते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल क्या है, इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन सेशन ले रहे हैं। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले देखते हैं कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। और केमिकल जो है वो केमिकल कई तरह से हो सकते हैं। अब केमिकल में कि कौन कौन से केमिकल हमारे शरीर में पाए जाते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये जो केमिकल है ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। आप इस पे एक क्वेश्चन भी है कि क्या ये केमिकल केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? नहीं, ये केमिकल आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ कि ऑल दिस केमिकल रिएक्शन आर फाउंड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगा और अस वेल अस आपको ये अर्थ क्रस्ट में भी मिलेगा। तो अगला हम बात करते हैं कि इसमें जो कंटेंट होते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि कंटेंट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मोर इन लिविंग। हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमको मालूम चलता है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में अधिक पाया जाता है देन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हेन वी ऑलवेज, हम क्या देखते हैं, व्हेन वी ऑलवेज एनी केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पर देखिए हम लिखे भी हैं, आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। व्हेन वी ऑलवेज केमिकल एनालिसिस एनी केमिकल कंपोजिशन of living organism or any living cell done by branch known as biochemistry। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिलकर बने हुए हैं। केमिस्ट्री के बिना बायोलॉजी नहीं हो सकता है और बायोलॉजी के बिना केमिस्ट्री नहीं हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है इसमें कई सारे केमिकल जो हैं सब्सटेंस पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन, कार्बन हमारे शरीर में पाया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी। तो ये सभी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और स्टडी अबाउट बायोमोलिक्यूल, ये बायोकेमिस्ट्री हमको क्या बताता है? बायोकेमिस्ट्री हमको बताता है स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल के बारे में। अब बायोमोलिक्यूल के अंदर हम बच्चे तीन तरह के चीज पढ़ते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लियोलाइसिस। हम इसके अंदर इन सभी को पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं केमिकल एनालिसिस क्या होता है। तो केमिकल एनालिसिस जिसको हम पढ़ते हैं टू नाउ केमिकल कंपोजिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपोजिशन है उस चीज़ को जानने के लिए हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। और केमिकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि हम इस चीज़ को हम, आपको तो मालूम है कि हम किसी का भी केमिकल एनालिसिस शरीर के अंदर तो कर नहीं सकते, उसके शरीर के हम बाहर ही करेंगे और शरीर के बाहर करेंगे आउटसाइड द बॉडी। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि केमिकल एनालिसिस जो करते हैं ये दो तरह से किया जाता है। एक केमिकल एनालिसिस होता है जिसमें हम ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि पीस के करते हैं, पीस के। और एक जो होता है उस उसमें हम करते हैं बर्न करके, यानी कि जला करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिएगा, ग्राइंडिंग वाला में आप, आपके पास जो भी वेजिटेबल होगा वेजिटेबल ले लीजिए, या फिर आप वो लीवर ले लीजिए। अब लीवर कोई शरीर का तो निकाल नहीं सकते, तो आप कहीं चिकन उकन है तो उसका आप लीवर ले सकते हैं। फिर उसको आप ग्राइंड कीजिए और उसमें मिक्स भी आपको करना है, उसमें आपको मिक्स करना है। हम यहाँ देख सकते हैं जो प्रोसेस वन है, इसमें देखिए क्या है। हम सबसे पहले टेक ए वेजिटेबल और लीवर, इसके बाद आपको वेजिटेबल या लीवर लेना है और ऐड उसमें ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड उसमें आपको ऐड करना है। उसके बाद उसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसको जो मोटर पिस्टल में आपको ग्राइंड करना है, और मोटर पिस्टल में आपको क्या करना है, उसको फिल्टर कर देना है। फिल्टर करने के बाद आप उसमें देखिएगा कि
आपको जो उसमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं क्या, चीज क्लॉथ में आपको उसको फिल्टर करना है। और फिल्टर करने के बाद हम देखते हैं उसको, अब जब ग्राइंड करेंगे तब आपको थिक स्लेरी मिलेगा। क्या मिलेगा? थिक स्लेरी। और थिक स्लेरी को आप फिर फिल्टर कर दीजिए। फिल्टर करिएगा तो आप जो छन्नी में ऊपर रह जाएगा उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नीचे आ जाता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो फिल्ट्रेट जो आ गया और जो ऊपर रह गया वो रिएक्टेंट। अब देखिए रिएक्टेंट में ऑलरेडी सी बात है क्या रहेगा और फिल्ट्रेट में क्या रहेगा उसके बारे में हम देखते हैं। जो हमको रिजल्ट निकला है फिल्ट्रेट और रिएक्टेंट, उसमें देखते हैं कि जिसका वेट 80 से 80 टू 800 डाल्टन अगर वेट है तो फिल्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर 10,000 डाल्टन से वेट अगर अधिक है बच्चों, तो वो फिल्ट्रेट नहीं होगा और रिएक्टेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन जितने भी होंगे वो फिल्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है जानते हैं? स्मॉल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का स्मॉल यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड आप प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड को बोलते हैं। क्योंकि एमिनो एसिड एक चेन बनाता है, ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड एक चेन बनाते हैं और उस चेन से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटीन ब्रॉड चीज है, लेकिन यहाँ पर जो है एमिनो एसिड ये फिल्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शुगर। शुगर क्या है? शुगर भी एक शुगर एक छोटा सा मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड। तो शुगर भी आपका फिल्ट्रेट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, आयंस। आयंस भी बहुत तरह के होते हैं जो फिल्ट्रेट हो जाते हैं। और जो रिएक्टेंट हो गया, जो ऊपर फिल्ट्रेट नहीं हो पाया, जो ऊपर रह गया, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब। तो जो ऊपर रह गया यानी कि जो मोटा मोटा चीज है, जैसे कि पॉलीसेक्राइड जो हो गया वो ऊपर रह जाएगा। और जो एसिड सोल्यूबल नहीं है, जो एसिड इनसोल्यूबल चीज है, वो ऊपर रह जाएगा। अब वो क्या रह जाएगा? देखिए पॉलीसेक्राइड रह जाएगा, प्रोटीन रह जाएगा, न्यूक्लिक डीएनए रह जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स रह जाएगा। देखिए साइटोप्लाज्म तो फिल्ट्रेट हो जा रहा है, लेकिन जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो साइटोप्लाज्म से बड़ा है, वो ऊपर ही रह जा रहा है, जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं जो इसमें कंटेंट होगा, रिएक्टेंट इज कॉल्ड। जो भी इसमें जो रह गया ऊपर उसको क्या बोलेंगे हम? जो फिल्ट्रेट नहीं हो पाया उसको मैक्रो, उसको ध्यान सुनिएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो फिल्ट्रेट हो जाता है उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस किस तरह से एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस हम तीन तरह से करते हैं। सबसे पहले हम अभी देखें केमिकल एनालिसिस देखें। इसके बाद हम देख रहे हैं आस एनालिसिस। आस एनालिसिस, आस यानी होता है राख, आप लोग जानते होंगे राख। जिसको हम क्या कर रहे हैं इसमें, सबसे पहले देखिए इस इस एक्सपेरिमेंट को, आस एनालिसिस को मुख्य रूप से हम इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? केमिकल इनऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए इस चीज को हम करते हैं। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि टेक, आपको लेना क्या है? टेक ए टिश्यू और ए ड्राई। आपको एक टिश्यू लेना है, और अगर टिश्यू नहीं है तो आपको वाटर लेना है, लीफ लेना है। ठीक है, टिश्यू या फिर लीफ। और उसको सुखाना है यानी कि ड्राई करना है। आप देखेंगे जब वह फ्रेश होगा तो उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, लेकिन जब आप उसको सुखा देंगे तो उसका वाटर जो है वो कुछ कम हो जाएगा। अब देखते हैं टू कंटेन वाटर, जो वाटर रखता है जब वो फ्रेश होता है। और H2O जिसको हम बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई वेट। सुखाने के बाद ड्राई वेट, और सुखाने से पहले वेट वेट। तो हम जब वेट और ड्राई वेट को कंपेयर करते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम ड्राई वेट और वेट वेट को कंपेयर किए हैं तो हमें क्या मिल रहा है? ड्राई वेट एंड वेट वेट को कंपेयर किए तो हमें यहाँ पास मिल रहा है, देखिए वाटर कंटेंट के बारे में हमको पता चलता है। वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अब इसमें क्या क्या मिला। जब हम इसको बर्न किए तो बर्न करने के बाद हमारे पास दो चीज मिलता है। क्या मिलता है? एक तो आपको मिलेगा फिल्ट्रेट करने के बाद रिजल्ट में, बर्न करने के बाद जो इसमें मिलेगा CO2 और H2O, जो कि गैस फॉर्म में रहता है।
गैस फॉर्म में रहेगा CO2, इसका कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और H2 यानी हाइड्रोजन वाटर। तो ये दोनों इंस्केप हो जाते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं, कहना चाहिए तो ये उड़ जाएंगे। लेकिन यहीं आपको मिलेगा आस, जिसको राख बोलते हैं, और पूरा खेल तो इसी का है। तो अब इस आस को हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, और केमिकल जब एनालिसिस करते हैं तो हम इसमें पाते हैं लॉट्स ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। इसके अंदर हम बहुत सारे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स देखते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं अगर थोड़ा बहुत बता दूं तो आपको यहाँ देखिए, मैं लिखा भी हूँ, ये देखिए, इसमें मैग्नीशियम आपको पाया जाएगा, जो कि ये डाई पॉजिटिव है, प्लस में आपको कैल्शियम, ये सब बहुत सारी चीज पाए जाएंगे। इसके बाद हम अब बात करते हैं लिपिड का। आखिर लिपिड क्या चीज है भाई, लिपिड कहाँ से आया? तो देखिए लिपिड क्या है। हम लिपिड के बारे में बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट जो होता है लेस देन 1000 किलो डाल्टन। लिपिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड लिपिड का वेट होता है लेस देन 1000 डाल्टन। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है? इसको हम एक्सेप्शन के तौर पे जानते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो लिपिड होता है ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ देखिए जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डिस्ट्रॉय होगा, यानी जब ये रप्चर होगा, तो इसमें बहुत सारे लिपिड पाए जाते हैं इसके सरफेस में, और उस सभी लिपिड क्या करेंगे, एक सर्कल का फॉर्म बना लेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक सर्कल जब ये फॉर्म बना लेते हैं, तो एक लिपिड का आपका वेट 800 डाल्टन होता है, इससे अधिक नहीं होता है। लेकिन जब ये एक ग्रुप में हो जाते हैं तो बहुत सारा वेट हो जाता है, और ये कभी भी अलग नहीं होते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं। तो इसके वजह से ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। बस और कुछ नहीं है लिपिड के बारे में। और इसलिए इसको हम कहाँ देखते हैं, इसलिए इसको हम पाते हैं रिएक्टेंट में, फिल्ट्रेट में नहीं पाते हैं। अगला देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आप इसको पढ़े भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेटाबोलाइट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद होगा। तो मेटाबॉलिज्म में एक तो ब्रेकडाउन होता है, और एक फॉर्मेशन होता है। जो ब्रेकडाउन हो रहा है और एक फॉर्मेशन हो रहा है, तो ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग केटाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? केटाबोलिज्म। लेकिन जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या एनाबोलिज्म बोल रहे हैं। और इसके बाद इसको जो केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म का जो प्रोडक्ट निकलता है इसके बाद जो हो रहा है, उस चीज को हम मेटाबोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट बोलते हैं। और प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, इसको रिकॉग्नाइजेबल या फिर आइडेंटिव भी कहा जाता है। और ये फ्रॉम्ड, आपको मैं अगर सीधी साधा बताऊं तो प्राइमरी जो होता है मेटाबोलाइट, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो इसेंशियल फंक्शन है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट कर रहे हैं, हमारे शरीर में रेस्पिरेशन, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो इस प्रोसेस को होने से जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो हमको मिल रहा है, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब कि वो प्रोसेस जिसको होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी बॉडी को, और उसके होने के बाद जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोल देते हैं। इसके बाद अब देखिए, हम आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।